हेलो गाइस, मैं नाहिद खान और आप देख रहे हैं इम्पल्सिव टीवी। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जाकिर खान साहब। इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। हम आज इनसे जानेंगे कि फिल्म लाइन में आने से पहले किस तरीके की इनकी लाइफ रही है, कहाँ ये पैदा हुए, कहाँ पले पड़े और कहाँ से इनको ये शौक जागा कि ये हीरो बन सकते हैं। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें जाकिर भाई साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इम्पल्सिव टीवी का, कृष भाई का, आसिफ भाई का, अनिल जी का, आपका कि आपने इस नाचीज को इज्जत बख्शी। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो लाइन याद आ गई मुझे बशीर बद्र साहब की, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बिल्कुल वही आज वही ऑडियंस तो देखना चाहेगी आपका लोगों कैसे आपने स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। तो आप ये बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मैं पैदा तो मुंबई का भाई खल्ला में हुआ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वो पुरखे, हमारे पूर्वज यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। लेकिन क्या है, अब्बा वगैरह चले आए थे, वालिद साहब वालिदैन, तो हमारी पैदाइश मुंबई की है, भाई खल्ला की। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा नाहिद जी आपने सवाल किया कि लोगों को लगता, अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार तेरे को सलमान खान वाला रोल करना था, तेरे को अजय देवगन वाला रोल। अरे भाई इतना आसान नहीं होता है। मैं लास्ट 30 सालों से देख रहा हूँ, सिर्फ 5 हीरो चल रहे, सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार। बल्कि प्रधानमंत्री ज्यादा हो गए 30 साल में, 7 हो गए। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री बनना आसान है, हीरो बनना मुश्किल है, सुपरस्टार बनना, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ रीजन क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए पेट इतना बड़ा चलेगा, टकली हो जाओ चलेगा, काला हो जाए चलेगा, डिक्शन नहीं आए, डांस नहीं आए, घुड़सवारी नहीं आए, फाइट, लेकिन हीरो बनने के लिए सब आना चाहिए। तो टफ कौन सा हुआ? हीरो बनना ज्यादा टफ जी। तो आप मतलब जब छोटे रहे होंगे, कुछ मूवी देखते होंगे या मतलब कैसे आपके मन में आया कि आप आर्टिस्ट बन सकते हैं? एक्चुअली नाहिद जी क्या है, जब मैं शुरुआत में गया तो मुझे ना फिल्में देखने की बहुत शौक थी। मैं जब भाई खला में रहता था तो वहाँ पे कम से कम 50 सिनेमा हॉल है, सिंगल स्क्रीन। तो वहाँ मैं 1 रुपये में देखता था, तो दिन में 3 शो 4 शो। तो मैं ना सोचा मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। मैंने वो देखी थी अमिताभ बच्चन की वाली, जिसमें तेरा दीवाना आया, वो है ना क्या, शराबी। तो मैं सोचा अमिताभ बच्चन बनूंगा। मैंने 10 साल बर्बाद कर दिया अमिताभ बच्चन बनने के लिए। नहीं, लेकिन आप कामयाब तो है ना आज के डेट में। तो उसकी क्या कहानी? तो एक ही बनने वाले थे, वो बन गए। तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? पहले क्या ऑफिस पे लाइन लगा, अभी तो खैर टेलीविजन हाउसेस बहुत हैं। पहले क्या था, लाइन लगती थी एक्टरों की, उसमें पता चला अच्छे एक्टर खाने हैं। तो मैं ना शुरुआत किया नुक्कड़ नाटक से। शबाना आजमी जी का एक ग्रुप था, वो लोग चलाते थे। मैं शबाना जी से मेरे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वो ग्रुप में शामिल हुआ। हम लोग स्ट्रीट प्ले करना शुरू किए, अंधेरी से लेके चर्चगेट तक, बेरोजगारी के ऊपर, दहेज के ऊपर, अशिक्षा के ऊपर, उत्पीड़न महिलाओं के ऊपर, बहुत सारे मुद्दे थे। मैंने तकरीबन 250-300 स्ट्रीट प्ले किए। वहां से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल आया जी, लेकिन फिर भी काम नहीं मिला, दुकान नहीं चली। तो क्या हुआ, फिर मैंने ना उस टाइम बन रही थी जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की। आपने अपनी डेब्यू वहां से किया? हाँ, तो उसमें डेब्यू क्या, उसमें 200 लड़के चाहिए थे साइकिल के लिए। अच्छा। तो आमिर के साथ मैंने साइकिल चलाई, आमिर खान साहब का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आमिर खान, पहली बार मैं किसी हीरो से मिला तो आमिर खान थे। उसमें आयशा जुल्का भी थी। मुझे याद है वो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, हाजी अली के सामने शूट हुआ था। खैर वहाँ बहुत बड़ा भी शादी का हॉल बन गया। तो वहाँ पे खरोच आ गया था, तो शूटिंग पेकअप हो गई थी। मैं समझा स्टार ये होते हैं। आयशा जुल्का को एक दिन 9 बजे आई तो खरोच आ गया, तो पूरा पैकअप। हम लोग 500 लड़के थे, सब घर चले गए। तो वहां से शुरू किया, 50 रुपया मिलता था हम लोग। 50 रुपए। ये कब की बात होगी? ये 89-90 के आसपास है, आई थिंक 89 या 90। हाँ। ओके। अभी के टाइम में तो काफी चीजें इजी भी हो गई है, जैसे न्यू कमर जो आ रहे हैं वो काफी ऐसे एड एजेंसी भी है, मॉडलिंग एजेंसी भी है, जहाँ से वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे कि कनेक्ट टू बॉलीवुड स्टार भी एक मॉडलिंग एजेंसी है, लोग वहाँ से भी अपना पोर्टफोलियो बना करके आगे बढ़ते हैं। तो आप जब आपके टाइम में तो मतलब इस तरीके का नहीं था ना। अभी कैसा है कि हमने, अगर मुझे किसी को अपना पोर्टफोलियो भेजना है तो हमने मेल कर दिया। आपके टाइम पे तो पूरा आप लोगों को लेके चलना पड़ता होगा। अरे मैं साकी नाका में रहता हूँ, बहुत पहले से। देवी वहाँ छोटा सा होटल कराते थे, तो हमारे यहाँ लैब है वहाँ घाटगोपर में। तो मैं किलो के हिसाब से फोटो बनाता था। अच्छा। 10-20 नहीं, आधा किलो ऐसे वजन का आधा। तो मैं बांटता था वो। तो वो बहुत खर्चा, आज बल्कि इजी हो गया, नेट से आप फोटो भेज दो, कोई झंझट कम हो गया है। पहले ना जाके लैब में बनवाता था कि वहाँ 2 रुपया कॉपी, तो 50 बना दो, 100 बना दो, तो मसले ये फायदा होते थे। अभी इजी हो गया, अभी खर्चे कम है। बिल्कुल।
तो जाकिर साहब आप ये बताइए कि जब आप इंडस्ट्री में आए जी, तो उस टाइम पे शूट करना, लोकेशन, मतलब डायरेक्टर लोगों के लिए भी बहुत टफ होता होगा ना, कि अभी कैसा है हम वीडियो कॉल के जरिए लोकेशन देख लेते हैं, ऑनलाइन सब कुछ बुक कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या था? आपको एक वाकया बताऊं, हंसेंगे। मैं ना शुरू में जब आया ना तो बहुत शूट करता था, लोग बोले तू, मेरे डैडी का होटल था तो एक फोटोग्राफर मुझे ले गया फिल्म सिटी में, दरख्तों से कुदाया, कपड़े ले गया, कुदाया, कैमरा 500 रुपया भी लिया उसने। दूसरे दिन मैं गया फोटोग्राफ लेने तो बाजू वाले बोले यहाँ कोई नहीं, वो खाली फ्लैश करता है और इसमें रील नहीं होती। पहले रील चलती थी कैमरे में, इतना बेवकूफ बने। अच्छा, मैं रोज शूट करता था, रोज घर में बोलता आज मैं टीवी पे आऊंगा, टीवी पे आऊंगा। मैं कुछ दिन के बाद गाँव गया, अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, टीवी पे आया नहीं, तो मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहा था, पीछे से दादाजी आए। अच्छा, मैं डिस्कवरी देख रहा था, डिस्कवरी पे जानवर लोग की डिस्कवरी, दादाजी आए, मुझे एक लात मारे, बोले कमीने टीवी पे अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तुम कब आओगे? समझे? ऐसे ऐसे मतलब डिस्कवरी पे कुत्ते बिल्ली आ गए, तुम कब आओगे? तो ऐसे बड़े मसले हैं। हाँ, उनको लगा जानवर सब आ रहे हैं और बच्चा क्यों नहीं मतलब कहानी है कि लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, सच्ची कहने का मुद्दा मेरा है। और मुझे एक चीज ये जानना था जाकिर साहब कि अभी भी जैसे कि लड़कियों के लिए ऐसा बोला जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, लड़कों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इस बारे में आप? मैं तो खुला बोलूं, लड़कियों के लिए ज्यादा टफ है। क्यों मालूम है? लड़कियों को आप उठा के पूरी हिंदी फिल्मों की इतिहास देख लीजिए, 2-4 फिल्में छोड़ के, मदर इंडिया वगैरह, लड़कियों का स्कोप कहाँ है? बल्कि हॉलीवुड में है, बॉलीवुड में हीरोइन फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनती ही नहीं। अगर स्टार भी बन जाती हैं तो भी बेचारी उस शाहरुख वाला, सलमान, अजय देवगन वाला रोल नहीं पाती हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद आपने जो सवाल किया उसका अलग ही तात्पर्य है। आप कहने मतलब कामयाबी, कामयाबी हम उनकी गिनते हैं जो दिखते हैं, उनके पीछे हजारों लोग हैं, वो कहाँ गए? हम लोग जानते हैं ना क्या हालत होती है। लोग एपिसोडिक तक करते, बहुत सावधान, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी। जिन लड़कियों के साथ मैं 20 साल पहले सीआईडी में करता था, जो हीरोइन होती थी, आज उनका नामो निशान नहीं है कहीं। हाँ, वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों की लाइफ उतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, मैरिड अगर हो गया तो अच्छा, वो ऐसा नहीं कि डिजर्व नहीं करती, डिजर्व भी करते, डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं उनका नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आपकी पहचान, खूबसूरती मायने नहीं रखती, टैलेंट भी चाहिए, रिलेशन भी लोगों से चाहिए। पता चला एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन एटीट्यूड है बहुत ज्यादा, तो लोग नहीं बुलाते हैं। और कभी कभी एक्टर खराब हो, अच्छा इंसान है, जैसे मैक मोहन साहब, मैं नहीं बोलता बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, हम लोग के साथी थे, बल्कि मैं मुशायरे करता हूँ, उनको चीफ गेस्ट बुलाता था, वो आखिरी दम तक चले। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली। आपके मुशायरे का मैंने भी काफी नाम सुना है। हाँ। और मैं भी कभी आऊंगी देखने के लिए, तो उसके बारे में बताइए आप। मुशायरे क्या है, एक मेरा एक शौक था, शेर व शायरी में मेकअप रूम में बैठता था मैं, कभी बच्चन साहब के सेट पे भी शायरी कर चुका हूँ मैं, तो ऐसे था, तो लोगों ने वाह वाह किया तो मेरा थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ। तो मैं ना, मुझे 2 बार बुलाया गया ऐसे ही कि एक्टर के तो सेलिब्रिटी आ जाए, तो बाद में मुझे माइक दे दिया गया, तो वहां से जब बोला तो लोग ताली बहुत मारे, तो मैं बोला इंस्टेंट जो रिएक्शन मिला ना, वो एक्टिंग से ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बाद में पैसे भी देने लगे हैं, तो चलो क्या बुरा क्या है, इसलिए करते रहता हूँ जी। पैसे अगर मिल रहे हैं और फेम भी मिल रहा है तो फिर कोई बुराई नहीं। हाँ जी जी जी। और यहाँ वहाँ घूमने को मिल जाता है। अभी मैं कोटा जा रहा हूँ 27 को, तो ऐसे हो जाता है कहीं ना कहीं। जब आप अभी गांव जाते होंगे, अपने गांव, जैसे आपने बताया कि आपके दादा परदादा गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ जाते होंगे तो आपको बहुत अलग फील होता होगा। हाँ, वहाँ के लिए मैं अमिताभ बच्चन हूँ, वहाँ के लिए नो डाउट मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाँ, वहाँ के लिए जो लोग मुझे मजाक उड़ाते थे, आज मैं जाता हूँ गांव में तो अपने खाट से, अपनी कुर्सियों से उठ के बिठाते हैं, और पहले बोलते थे गया हीरो मुरारी हीरो बनने। क्या होता है ना, जब आप थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं तो जो लोग आपको मजाक उड़ाते हैं वही आपके फॉलोअर बन जाते हैं। अक्सर इस सबके साथ होता होगा जी। जाकिर खान साहब, आप ये बताइए कि जब ये तो आपकी गांव की जर्नी की बात होगी, जब आप गांव से मुंबई आए तो मैंने सुना आपने काफी सीरियल उस टाइम पे किया। हाँ। पवित्र रिश्ता किया है आपने, और भी काफी सारे सीरियल्स किए। सुशांत भी उस टाइम पे पवित्र रिश्ता में आपके साथ ही थे। जी जी जी। एक्चुअली नाहिद जी, सच बताऊं, उस वक्त ना ऐसा रिक्वायरमेंट था कि अगर कोई को किसी कमीना इंसान चाहिए, किसी को टपोरी चाहिए, गुंडा चाहिए, तो अक्सर जाकिर ही रिक्वायरमेंट होता था। पवित्र रिश्ता लीजिए, बालिका बधू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कबूल है, ऐसे जो उस वक्त की बहुत बड़ी हिट सीरियल थी। क्योंकि जब सुशांत का पवित्र रिश्ता चल रहा था तो सारे शो में 7 महीना तक नंबर 1 टीआरपी था, 7 का पॉइंट था। 7 का टीआरपी मतलब आज बिग बॉस का भी नहीं है, केबीसी का भी नहीं है, 3 या 3.5 का।
तो मतलब वो टाइम मैं मॉल में जाता था तो लोग फोटोग्राफ, बहुत खुशी होती थी। अभी तो खैर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि टेलीविजन क्या है ना, टेलीविजन न्यूज़पेपर है, पढ़ते हैं लोग, फेंक देते हैं, लेकिन फिल्म क्या है, इतिहास बन जाती है। तो कहने का मतलब बहुत सारे सीन किया मैंने, 2,500-3 हजार एपिसोड किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किया। चाचा चौधरी मैंने किया रघुवीर यादव के साथ, बहुत अच्छा उसमें रोल एपिसोडिक था। ऐसे उसके बाद CID मैंने तकरीबन 250 कहानियां किया होगा, कसाब वसाब का रोल मैंने किया। लेकिन क्या होता है, जब तक ये चलती है टेलीविजन तब तक लोग याद करें, रिपीट नहीं होता ना जी। लेकिन फिल्में क्या है, आज भी लोग शोले देखते हैं और महक मोहन साहब को देखते हैं। कितना इनाम रखे सरकार, 50,000 जी बिल्कुल। उन्होंने पूरी जिंदगी 50,000 से 50 लाख बना लिए, कहने का जी। आप अपनी फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे? आपने बड़े बड़े जो एक्टर हैं जैसे कि सोनू सूद हो गए, मैं नेट पे कभी हम सर्च करते हैं, हर कोई सर्च करता है आपका, मतलब जब भी होता है। सोनू भाई बहुत इज्जत करते हैं और सोनू भाई से मेरी बहुत अच्छी है। बल्कि सोनू भाई, आज मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहूंगा, सोनू भाई ने बोला जाकिर भाई तुमको मेरे प्रोडक्शन में काम करना है। किसी ने वादा नहीं किया, मैंने बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, संजय दत्त साहब के साथ किया, सलमान भाई के साथ किया, आमिर खान के साथ किया, लेकिन सोनू सूद ने मुझे बोला है जाकिर मैं तेरे को काम दूंगा। तेरे को भी नहीं बोलते, तुमको काम जरूर दूंगा। बल्कि मुझे एक ऑर्डर भी दिलाए थे शर्ट का, उनका भी बुटीक का है, मुझे 3,000 पीस महीने का ऑर्डर दिलाए थे ये शर्ट बनाने। मेरा गारमेंट्स का भी साइड बिजनेस है। तो सोनू भाई तो रियल में दिल का हीरो है। नहीं, वो तो लॉकडाउन में उनकी जो हार्ट बोलते ना, सोनू भाई, सोनू भाई सुन रहे होंगे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शर्ट भी काफी बनाई है और एक्टिंग में भी काफी काम किया है, इंतजार है आपके कॉल का। नहीं, ये चीज है सोनू जी, आपने लॉकडाउन के टाइम पे काफी लोगों की मदद करी है जी। और ये आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं जाकिर साहब। नहीं, अभी तो खैर पूरे हिंदुस्तान का दुनिया को पता है सोनू जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे 10 साल पहले पता चल चुका था, क्योंकि एक चाय में सोनू भाई आधी आधी पीते थे। हम लोग 6 महीना शूट किए मैक्सिमम, उसमें नसीर साहब भी थे, डायरेक्टर थे कबीर कौशिक, नेहा धूपिया हीरोइन थी सोनू भाई की, 2 टीम थी पुलिस वालों की। और पुलिस वालों का चलता मुंबई में किसका चलता है, नसीर साहब और सोनू साहब के बीच लड़ाई थी। मैं सोनू भाई की टीम में था, कुछ लोग नसीर भाई। हालांकि एंडिंग बहुत ही खतरनाक था, सब मर जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है जी। और मैंने सुना है कि 2019 में आपको दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला, जो शाहरुख खान साहब को मिला। जी जी जी, हाँ। आपको, राखी सावंत को, हाँ, सुनील ग्रोवर साहब को इनको अवार्ड मिला था। हाँ, उसमें गजेंद्र चौहान साहब भी थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने याद दिलाया। एक्चुअली वो मैं बहुत कई सालों से जद्दोजहद में लगा था और मैं जुड़ा था आप फिल्म सिटी के करीब, दादा साहब फाल्के जिन्होंने कैमरा बेच के इजाद किया फिल्म नगरी को। तो वो अवार्ड मायने बहुत रखता है, क्योंकि फिल्म नगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे देखा जाए तो गैलेमस अवार्ड फिल्म फेयर माना जाता है, वो गैलेमस अवार्ड है। लेकिन फिल्म नाइन का जिन्होंने बुनियाद रखी है, जो संस्था ने शाहरुख साहब को 2015 में दिया, वही संस्था ने मुझे 2019 में दिया। तो बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अभी रिसेंटली बिग बॉस का जो चल रहा है, कल फिनाले है, आपको क्या लगता है, राखी सावंत जीतेंगी या फिर रुबीना दिलेक जीतेंगी? राखी जी के साथ तो मैंने कई स्टेज प्रोग्राम भी किया है, राखी जी जानती भी होंगी, हम लोग भी कुंभ में गए थे, हम और राखी गए थे, बहुत मजा आया था। ऐसा तो पब्लिक रिस्पांस जहां तक मुझे लग रहा है, राखी जी को मैं जानता हूँ पर्सनली, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रूबीना का भी चांस है, ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही है। जी बिल्कुल। हाँ जी, राखी जी एज अ चैलेंजर आई है, और रूबीना डे वन से है, तो मे बी शायद उसकी वजह से सीन पलट जाए कुछ, और इस बार तो यही है कि सीन पलटेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार राखी सावंत को ही, राखी सावंत तो ऐसी भी जीती हुई है, राखी सावंत को दुनिया जानती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक नई राखी आनी चाहिए अब, और तो रूबीना जीतेंगी तो और मजा आएगा। हाँ, ये तो है। जी जी। अच्छा, मेरी एक और सवाल थी आपसे कि इस समय जो राखी सावंत दिख रही है टीवी पे, क्या एक्चुअल लाइफ में राखी सावंत वही है? क्योंकि राखी सावंत गॉसिप का एक बहुत चटपटा मसाला रही है जी फिल्मी जगत में। राखी सावंत को लोग बोलते हैं ड्रामा क्वीन है, बहुत बोलती हैं, लेकिन मैं और राखी जब स्टेज पे गए तो यकीन मानिए टच वुड, राखी बोलती है जाकिर भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, आप हीरो हो। उसको लगा कि जाकिर राखी से भी ज्यादा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं वो कविताएं, वहाँ पे हिंदी भाषी लोग थे कुंभ में, सब बाबा महात्मा लोग थे, बहुत पसंद किए। मैं 4 घंटा अकेला खड़े होके बोला, राखी जी बैठी थी, 2-3 बार मैंने स्टेज पे बुलाया भी, लेकिन वहाँ माहौल ऐसा था कि आप कविताएं वगैरह चलती थी, उसमें मैं थोड़ा महारत हासिल किया हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ। तो कुछ लाइन कविता की भी या फिर शेरो शायरी की?
कविता मैं थोड़ा अतरंगी लिखता हूँ। अभी एक कॉमेडी लिखा हूँ ताज़ा, अभी कोटा के लिए लिखा हूँ। उसके बाद मैं एक अच्छा सब्जेक्ट सुनाऊंगा आपका, महिलाओं के ऊपर भी, सामाजिक है। कॉमेडी ऐसा लिखा हूँ सर, सुनिएगा ध्यान से। एक फैंटेसी, एक सपना होता है, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, हर इंसान का एक सपना होता है मैं ये हो जाऊं। या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीबी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो। बीबी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो। और मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो, मतलब भीड़। मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो, सलमान बॉडीगार्ड हो, अमिताभ बच्चन मैनेजर हो, विपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हो, मेरा अकाउंटेंट केवल बप्पी लारी हो। और हर दिन जाना आना मेरा जापान ब्रिटेन हो, हर दिन मेरा आना जाना जापान ब्रिटेन हो, मैं चाहता हूं मेरे पास भी चार्टर्ड प्लेन हो। और एक दिन, बहुत लंबी कविता है, इसको वाइंड अप करूंगा। एक दिन मेरे को अमेरिका से शादी, हाँ, एक दिन अमेरिका से शादी का संदेशा आए, एक दिन अमेरिका से शादी का संदेशा आए, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का रिश्ता आए। ऐसे ऐसे सब में आखिरी लाइन बोल के वाइंड अप, बहुत लंबी कविताएं बनाए कॉमेडी। या मौला मैं भी मुअज्जिज मोहतरम बन जाऊं, मुअज्जिज मतलब आदरणीय पर्सन, मोहतरम, एक इज्जतदार आदमी। या अल्लाह या मौला मैं भी मुअज्जिज मोहतरम बन जाऊं, एक बार हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाऊं। वजीर आजम सपना देखना बुरी बात नहीं है, और जो सपने देखते वही कुछ करते हैं। अब मुझे समझ में आया कि जाकिर खान साहब क्यों हैं। ये जो इन्होंने अभी कविता शेरो शायरी की में जो निकाला है बाहर, अब मुझे समझ में आया कि जाकिर खान साहब क्यों बने, और मतलब कैसे यहाँ तक पहुँच गए। मैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में गर्लफ्रेंड के ऊपर कविता लिख देता हूँ। उसके ऊपर लिखा क्या था, बोला हुआ है, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और मैंने उसे खरीद के दिया 2 बेच के, मैंने उसे खरीद के दिया 2 बेच के, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और आखिरी लाइन, शुक्रिया दोस्तों। कभी जिंदगी पे रोना कभी खुद पे मलाल आया, कभी जिंदगी पे रोना कभी खुद पे मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी बीबी का वीडियो कॉल आया। कविताएं कहीं भी बन जाती दोस्तों। अब मैं इससे और एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपने जो कविता बनाई है बहुत अच्छी है, वाकई में गर्लफ्रेंड है तो आपके मिसेस का नंबर मेरे पास है। नहीं, अभी आप शादी होंगे तो आप ही पूरा सब सिस्टम बनाएंगे। आप कब करना है, रिसेप्शन कब करना, वलीमा कब होगा, हम लोग में वलीमा भी चलता है। जी बिल्कुल जी। नहीं, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह आप, और अच्छा लग रहा है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत। एक्चुअली मैं कहना ही चाहूंगा कि नए लड़कों के लिए, थोड़ा सा नए बच्चे जो आ रहे हैं, मेरा सवाल भी था आपसे, ये मेरे दिल की आवाज है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी भेड़ चाल हो गई है आज की डेट में। और इसमें हो क्या रहा है, कभी कभी मेरे साथ सेट पे आ गए, सावधान में कास्टिंग हो गई, मैं विलेन कर रहा हूँ, मैं अचानक से, मैं हर्षाली मल्होत्रा के साथ पहला एपिसोड किया था जो बजरंगी भाईजान में, तो बेचारी उसके पास मैंने चाकू रखा था तो 15 बार रिटेक हो गया, मैं भड़क गया क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मेरे तो उसकी माँ आई, तो मैं बोला मुद्दा कहने, खैर वो तो अभी स्टार हो गई है सलमान भाई के साथ। हाँ, इस समय लोग उसको मुन्नी के नाम, हाँ मुन्नी के नाम, उसका नाम हर्षाली मल्होत्रा है, वो लोग मीरा रोड में रहते हैं, उनकी माँ भी जानती है मुझे, आपकी जैसी है। मुद्दा ये कहने के कि लोग बगैर तैयारी के आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, डायरेक्टर के सामने, बड़े एक्टर के सामने फिर गाली सुनना पड़ता है, 4 बात सुननी पड़ती है। मेरा एक मुद्दा कहना है, सब डायरेक्टर साहब, क्रिश साहब भी बैठे हैं, कि एक आईपीएस बनने के लिए कई साल लोग एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब वो भी हजारों में जाके एक कोई आईपीएस बनता है, वो 2 लाख सैलरी पाता है। और एक्टर हजारों नहीं करोड़ों में कोई बनता है, और आप ऐसी सडनली सो उठ के चले आए, इतना आसान थोड़ी होता है, उसकी भी तैयारी करके आइए। आप जहां रहते हैं, जिस भी शहर में, जिस भी कस्बे में, वहां पे टेक्निकली थोड़ा बहुत सीख के आइए। बाकी चीजें यहाँ तो सिखा दी जाएंगी, लेकिन आप बेसिकली आपको मार्क नहीं पता, आपको लाइट नहीं पता, यहाँ तक कि लाइट भी हमको चोरी करनी पड़ती है। पता चला अभी ये रोशनी आपके तो मुझे ना ऐसा बैठना पड़ रहा क्योंकि मुझे लाइट यहाँ से चोरी करनी है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। और इतना डायरेक्टर क्या बोलता है टेलीविजन का, हम स्कूल खोल के नहीं बैठे हैं, सीधा ही हम स्कूल खोल के नहीं बैठे हैं, घर पे यहाँ सिखाने नहीं बैठा हूँ, कौन भेजा इसको। तो ये सब सामना ना करना पड़े। अच्छा, एक बार आपका नाम खराब हो जाएगा, दोबारा बुलाएंगे नहीं।
CID मैंने किया था, CID वालों ने फायरवर्क्स में ऐसा रेड से क्रॉस मारते थे, अगर अच्छा एक्टर नहीं है तो सब क्रॉस, जैसे गर्भ में सलमान खान क्रॉस मारता ना, ऐसे ही मारते हैं। तो उसका मतलब ये था कि कल को 10 साल के बाद दूसरा एम्प्लॉय आए तो रेड क्रॉस देख के इसको ना बुलाए। तो ये चीजें मायने रखती, क्योंकि आप आपका अपना करियर खराब कर रहे हैं। अगर आपको आना है तो प्रॉपर तैयारी करके आइए, कोई चीज बुरी नहीं है, कोई भी सपना बुरा नहीं है ना। लेकिन इस समय थोड़ा जो आउटसाइड से बच्चे आते हैं, सुशांत के केस के बाद जो नेपोटिज्म का इतना मसला उछाला गया, तो अभी ऐसा कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है कि हमारे बच्चे गए, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैडम, नेपोटिज्म, अगर आप, बहुत लोग बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेपोटिज्म अगर सच होता तो तुषार कपूर शाहरुख खान होते और उदय चोपड़ा अमिताभ बच्चन होते, क्योंकि इनसे बड़े प्रोडक्शन, टेलीविजन में बालाजी से बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है और फिल्म मेकिंग में यश राज से बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, बराबर। ये दोनों के बच्चे घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे मतलब अरबपति है, बिजनेसमैन है, लेकिन जो बनना चाह रहे थे वो नहीं बने हैं। तो नेपोटिज्म का मजा, नेपोटिज्म में तो राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान भाई, बोबन ईरानी, ऐसे कितने नाम हैं। हम लोग को भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती। जैसे अभी मैं वरुण धवन के अपोजिट में काम कर रहा हूँ, तो और डेविड धवन साहब डायरेक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेविड धवन का लड़का वरुण धवन है, उस पर तवज्जो ज्यादा देंगे, है कि अटेंशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मेरे अंदर गट्स है तो मैं उनका चहेता बन जाऊंगा। जैसे राजपाल यादव 10 फिल्म कर चुके हैं, किसके? डेविड धवन की। राजपाल यादव कहाँ छोटी जगह से आए थे, लेकिन चहेते हैं कि नहीं डेविड धवन के। वरुण धवन, बल्कि इंटरव्यू देखा है, वरुण धवन ने खुद बोले मेरे डैडी के सबसे चहेते एक्टर हैं राजपाल यादव। वो कहाँ से? तो कहने मतलब अपनी जगह बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जाकिर जी, और मेरा वुमेन के बारे में भी आपसे कुछ सवाल था कि औरतों को फिल्म लाइन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। औरतों का तो खैर जहाँ तक एक्सप्लॉइटेशन की फिल्म इंडस्ट्री, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कोई भी इंडस्ट्री में औरत के लिए आप कुछ मैसेज दे सकते हैं कि उनको किस तरीके से अपने आप को उभारना है? जी हाँ, मेरे पास एक मौजूद था, बहुत अच्छा एक विषय है। वैसे औरतों का नाम लिया तो मान्या सिंह बेचारी रिक्शा ड्राइवर की लड़की थी, रनअप बनी है, उसकी मेरे ख्याल से 18-20 साल एज है। तो मुद्दा कहने का है कि जगह लोग बना लेते हैं। हमारे देश की परंपरा बहुत अच्छी है, यहाँ सनातन धर्म हजारों साल से चल रहा है, महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि धन के लिए यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ताकत के लिए दुर्गा जी की पूजा की जाती है, धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ताकत के लिए दुर्गा जी की पूजा, विद्या के लिए सरस्वती जी की, हाँ वही भूल गया था, विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि राम के पहले सीता का नाम सीता राम बोला जाता है, कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण बोला जाता है, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण बोला जाता है। बहुत रिस्पेक्ट है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं विडंबना यह है कि महिलाएं असुरक्षा महसूस करती हैं, खासतौर से दिल्ली पे। इसी पर एक मुद्दा है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम आपके साथ जी काफी मैं, हाँ शुक्रिया, 5 मिनट लूंगा। बहुत प्यारा मुद्दा है महिलाओं के ऊपर, उनकी किस दौर से गुजरती हैं, क्या फेस करती हैं, किस चीज से रूबरू होती हैं, ये पूरी कविता में आ जाएगा। इजाजत? शुक्रिया। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया।
सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को? मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो। सबके लिए मैसेज है, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। आखिरी चाल है, जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। आखिरी लाइन है, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ, ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। नारी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं इस पे ताली भी इसलिए नहीं बजा रही हूँ क्योंकि ये मसला मुझे मतलब आपका जो जिस तरीके से आप बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था सब कुछ सामने चल रहा है। जी 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 हाँ। तो वो खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगा। नहीं वो आप जैसे आप रुआसी हो गई, ऐसे मैं कई एक्ट्रेस के सामने सूट पे बोला हूँ तो बेचारी वो रोने लगी हैं। कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि लीड कर रही हैं सीरियल वगैरह में, तो कभी हम लोग को शिफ्टिंग होती है, कैमरा 3 सेटअप रहता है, तो उस दरमियान आधा घंटा यही चलता है। तो बेचारी जो सबको रुलाती है टेलीविजन में, उनको रुलाया हूँ। तो जी जी जी। आप मुझे अभी लेकिन ये सच्चाई है, ये हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जो उसमें एक एक शब्द है ना, उस हालात से लड़कियों को गुजरना पड़ता है। जो आप जब वो शब्द बयां कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमारे सामने वो पूरा स्क्रीन प्ले हो रहा है। जी जी जी, शुक्रिया। आप मतलब आप खुद उस जॉन में थे, कैसा लग रहा था कि सब नहीं, हकीकत चल में रहा है ऐसा। मैं तो खैर स्टेज पे और थोड़ा मतलब इसमें दर्द है, इसमें कैसा है, इसमें हंसी मजाक नहीं, वो एक आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो क्योंकि आप फीमेल हैं। क्योंकि आप अभी आपको मैं बोलूं अकेले जंगल से जाओ तो आप डर डर के जाएंगी, भले कुछ आपको नहीं छेड़खानी होगी, लेकिन एक दहशत रहता है। हमको शायद ये नहीं रहता है। अभी जैसे हम मुस्लिमों के समाज में भी है कि हम जैसे बड़े होते हैं तो नकाब पहनो, घर से कम जाओ। हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा था, अभी बहुत कम हो गया ये सब। तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि कोई किसी चीज का विक्टिम बने। नकाब भी पहनना ये हमारे इस्लाम से है, जरूरी है, लेकिन हम क्या हैं, पसंद वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या हैं। मतलब मैं नकाब के, कोई भी लड़की नकाब के अंदर हो और उसका मतलब ठीक ठाक कुछ ये ना रहे, लेकिन अगर कोई नकाब के बाहर है और वो उसके चाल चलन अच्छे हैं तो वो भी ये है ना। एक्चुअली मैडम सच बताना है जी, आपके ज़मीर आपकी आंख में शर्म होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ जो नकाब पहनते हैं वो गलत कर रहे हैं, जिनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप जब तक आपकी नजरों में शर्मिंदगी या ज़मीर नहीं रहेगा तब तक नकाब उकाब मायने नहीं रखता है। इसका मतलब कि जो नकाब नहीं पहनती वो इज्जतदार नहीं, सब इज्जतदार है। ये मेन मसला क्या होता है, अपने जहनियत का होता है। आपकी जहनियत की कैफियत क्या है, क्या सोच रही है, वो मुद्दा है मेरा। बिल्कुल। अभी आपके वो एक लाइन में तो था कि क्या छोटी कपड़े पहनी थी। हाँ नहीं, ये ब्लेम लगता है। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए रेप बलात्कार होते हैं छोटे कपड़े, तो छोटे 1 साल की बच्ची का जो रेप करते हैं वो क्या छोटे कपड़े? उसका भी जवाब है ना। रेप अगर छोटे कपड़ों से होता है, 18 साल या 20 साल की लड़की छोटे पहने हैं इसलिए शॉर्ट पहनी है तो रेप हुआ, तो 2 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ उसका क्या जवाब है? ये सब वो जो उनकी जहनियत गंदी है, वो छोटे कपड़े बड़े कपड़े मायने नहीं रखते हैं। समझ रहे हो, मुद्दा ये है। क्राइम होता है। अभी जैसे वो आजकल केस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उछल रहा है शबनम का जी, शबनम का। हाँ, अपने अब वो अपने घर वालों को 7 लोग को मार डाली थी, सुने होंगे ना। तो उसकी जहनियत बहुत अजीबोगरीब थी कि वो भी उसमें जिसको मारी थी उसमें 2 साल का बच्चा भी था। सोचने वाली बात, उसमें उसके माँ बाप, भाई बहन, भाभी, भतीजा सबको मार डाली। तो इसका मतलब उसने प्यार के लिए किया, बोलती मैं तो प्यार के लिए कहाँ तक जायज है? गलत तो गलत, जान लेना जायज ही नहीं है।
और वो भी पूरे अपने ही परिवार को माना उसने। तो जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, भाई भाई भतीजे की नहीं, वो दूसरे वैसे प्यार लाना था ना, क्या मतलब ऐसे प्यार। जी अभी हम नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ज्यादा मसला जो उठा वो सुशांत के मर्डर केस या फिर फांसी के उसके बाद। तो उसमें आपका क्या है, मतलब क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, या जिस तरीके से सुशांत का एकदम दर्दनाक ये मौत हुआ उसके बारे में आपने कभी किसी से जिक्र किया हो, बात किया हो, या कुछ सुना हो कि किस तरीके से? जी नायक जी, बहुत अच्छी बात आपने वो मुद्दा उठाया। एक्चुअली अब सुशांत का अंदर का मामला तो ऐसा कोई नहीं बता सकता, वो भगवान ही जाने, लेकिन अभी वो उनके जाने के बाद उनके शुभ चिंतक बहुत पैदा हो गए। पहले लोग उसकी खबर नहीं ले रहे थे। अब मेरे समझ में नहीं आता, मरने के बाद लोग बोलते बड़ा अच्छा आदमी था, मैयत में आएंगे, अंतिम संस्कार में आएंगे, जनाजे में, तब बोले बड़ा अच्छा आदमी था। अच्छा, जब तक आप जिंदा हो अच्छा आदमी नहीं बोलते कोई, अभी मर जाऊं तो जाके बड़ा अच्छा आदमी था। अरे जीते जी बोलो ना अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी बनने के लिए मरना जरूरी है क्या? इसके ऊपर मैंने एक मुद्दा भी बोला था, लोगों को बहुत पसंद किया गया। सुशांत के साथ तो मैंने काम भी किया है, बहुत हंसमुख लड़का था। हालांकि हिंदुस्तान की आबादी में 95% लोगों से बेहतर लाइफ लेविस थी, उसके बावजूद भी फैसला क्यों किया अपने समझ के बाहर है, और अंदर की बात कोई बोल नहीं सकता। लेकिन उनसे मुझे तकलीफ है, समाज के ठेकेदारों से, जो मरने के बाद बोलते अच्छा आदमी था। अगर आप शुभ चिंतक हैं तो पहले बोलिए ना। इसी के ऊपर मैंने कविता, अगर आप इजाजत चाहें। बिल्कुल। अक्सर आप देखा होगा मरने के बाद लोग बड़ा अच्छा आदमी था, सबसे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी। पहले इसी के ऊपर मुद्दा है, सुनिएगा। अभी हंस रहा हूँ लेकिन ये रुलाने वाली कविता है। बड़ा अच्छा आदमी था, है ना, बड़ा अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पर, अब कुछ ना कुछ कहना तो बनता था ना उसके जनाजे पर। तुम नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता, अगर वो सुनता तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था, उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? जब पूछता था मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, तुम हंसकर कह देते थे यार तू इसके सिवा कुछ कहेगा या नहीं। काश हंसी और ठहाकों के सिलसिले को तोड़कर देखा होता, काश जिस रास्ते पे उसे आखिरी बार अलविदा कहा था वहां रुक के पीछे मुड़कर देखा होता, तो तुम जानते कि तुमसे मिलने के बाद कभी घर नहीं गया था, उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। वहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था, आते जाते हुए मुसाफिरों से रूठ जाया करता। तुम्हें पता था ना कि हम सबसे कुछ दिनों से बड़ा दूर, अलग अलग बड़ा दूर सा रहता था, अकेले अपने घर में पलंग पर लेटे हुए पंखों और दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने मिलो मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं की वो तुमसे बातें करनी है। और तुम जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, ऐसी फर्जी बातें भेजकर, दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेजकर तुम्हें लगता था वो बहल जाएगा। बहला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी समझ जाएगा। वो संभला पर खुद को समझा ना सका, तुम्हारी बनावटी बातों में अपने आप को उलझा ना सका। हाँ, तुम्हारी बातों को पढ़कर वो सोचता था कि एक मेरे पास ही जीने की हसरत क्यों नहीं है, इस जिंदगी में मेरे सिवा किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है, काश उसे एहसास दिला दिया होता, काश उसे गले लगाकर पास बिठा लिया होता, काश ये जानते तुम कि बगैर खाए बेहोश कैसे हो जाता था, काश ये समझते हो बोलते बोलते खामोश कैसे हो जाता था, काश कभी उसके लिए उससे लड़ लिया होता, उसके घर की दीवारों से ज्यादा उसकी डायरी को पढ़ लिया होता। तो तुम जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, उसके बहुत सारे लोग थे पर कोई अपना नहीं था। काश हम में से कोई वक्त से पहले उसके घर पे पहुंचा होता, तो उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले उसने कुछ तो सोचा होता। जहर, काश हम में से वक्त से पहले कोई उसके घर पहुंचा होता, तो उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले उसने कुछ तो सोचा होता है। कहते हैं कि रिश्तों में डोर होती है, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी, जिस मेज पर दवाई की शीशी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। पर इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत की जानिब समझा, इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते जिंदगी से एक हुनर सीखता गया हो, अपने आखिरी खत में एक बात लिखता गया हो, ये मेरी मनमर्जी है, इसमें मेरे दोस्तों को शामिल मत करना, वहां जाके परेशान हो जाऊं, इतना काबिल मत करना। और तुम्हें जब जिंदगी बेअसर मिली, तुम्हें जब उसके जाने की खबर मिली, तब तुम्हें यकीन हुआ वो सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आए हो वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता,
सबसे जुदा कहने आए हो, जब तक वो था तब तक मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर, जब वक्त की परतों से लम्हों की धूल हटाओगे, जब उसकी कब्र पे तुम फूल चढ़ाने जाओगे, तो थोड़ी सी बेअदब सी, अजब सी, लेकिन नाराज आएगी। उसकी कब्र की आखिरी मिट्टी से वो आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी, ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, मुझ जैसे अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। अब अगर कोई मुझ जैसा मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाके उसे तोहफे देना और उस दवाई की शीशी को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसकी दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। आखिरी लाइन, ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर यह न कहना पड़े, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। बहुत बहुत शुक्रिया नानी जी। सुशांत का जब टॉपिक आता है सब वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं, और सही में उनका जो हादसा है, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि बॉलीवुड का इस लॉकडाउन में बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। इरफान खान साहब हो गए जी, हाँ, कुछ नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन इनको सदमा ज्यादा लगा कि अभी इनकी उम्र 34 साल थी और एकदम बुलंदी पे थे, काफी फिल्में कर रहे थे। यशराज बैनर के साथ जो फिल्म कर रहा है, वही नहीं जी, वही बात तो कही ना अभी लाइन के पहले कि हिंदुस्तान की जो आबादी है 95% से ज्यादा ये खुशहाल थे, 5% में आते थे। रिचनेस में जो लेविश लाइफ थी, उसके बावजूद भी यह फैसला ये हजम नहीं हो रहा है। जी, ये किसी को भी सच में नहीं हजम हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं, कल है बिग बॉस का फिनाले जी। मैंने इससे पहले भी ये टॉपिक छेड़ी थी, लेकिन हमारी बात अधूरी रह गई। तो सीन ये है कि राखी और रुबीना में से आप किसको वोट करेंगे? चलो बहरहाल मैं बताता हूँ आपकी पसंद क्या है। मेरी तो राखी और रुबीना दोनों ही हैं। नहीं, लेकिन एक लीडर कौन होनी चाहिए? अगर पब्लिक के व्यू से मैं देखती हूँ तो रुबीना है, क्योंकि रुबीना ने शक्ति जैसी सीरियल काफी टाइम, मतलब 5-6 साल तक अभी तक चल भी रहा है कलर्स पे, उसने किया है। और राखी जी का ऐसा है कि वो बस कंट्रोवर्सी क्वीन में रही है। जैसे एक बहुत बड़ा की है, जैसे कि सलमान कब शादी करेंगे, तो वैसे ही है कि राखी का पति कौन है, राखी ने शादी की भी है कि नहीं की है। राखी अगर राखी के पति हो जाएंगे तो ड्रामा क्वीन नहीं रहेंगे, हाउस वाइफ हो जाएंगी। तो उनको जिंदगी भर ड्रामा क्वीन बन के जीना है, तो उनको शादी मत करने दीजिए। और सलमान भाई की जहाँ तक शादी की बात है, तो सलमान भाई के हिंदुस्तान सब बच्चे मानते सबको है, तो जरूरत नहीं शादी की। बहरहाल आपने रुबीना और राखी की बात की, तो मैं तो दिल से चाहूंगा कि राखी जीते, क्योंकि राखी के साथ मैं कई शो वगैरह किया हूँ। लेकिन जहां तक मेरा दिल कहता है, दिमाग जो कहता है, रुबीना जीतेगी, क्योंकि फेवर वोटिंग ज्यादा उनके फेवर में होगा। जी जी पे हो जाए, हाँ, अपना YouTube पे हर जगह रुबीना का ही ज्यादा चर्चा है, चर्चा जलवा है बराबर। मगर मुझे थोड़ा डाउट है इस बार बिग बॉस सीन पलटेगा का, ऐसा कुछ ये है। तो मुझे लगता है सीन पलट के कहीं राखी सावंती आगे निकल, देखते हैं अभी। तो ये तो आपके लिए ज्यादा खुशी हुआ कि आपकी अच्छी बात है। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, ऐसे मौकों पर मैं मुबारकबाद देते रहता हूँ। और खैर पब्लिक की ओपिनियन है, देखें अभी क्या होता है ना। हाँ, जाकिर जी, मैंने आपका बहुत टाइम लिया और बहुत सारे हमने बातें की, हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त थी आपकी कि यूपी बिहार के आपके बहुत सारे फैन हैं, हमारे चैनल के भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं अक्सर यूपी बिहार में प्रोग्राम्स करता हूँ, तो वहाँ पे उनकी फ्लेवर की चीज़ें ज़रूर सुनानी पड़ती हैं। मुझे कुछ लाइन याद आ गई, खास तौर से अभी लास्ट 20 सालों में बहुत तब्दीली आई है। तब्दीली मतलब पहले लोग खत भेजते थे, तो अब मोबाइल आ गया। पहले लोग मनी ऑर्डर करते थे, तो अभी लोग ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल से। पहले लोग चना खाते थे, लेकिन आजकल बर्गर खाने लगे नाश्ते में। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है कुछ। सावन की पुरवैया, इजाजत? बिल्कुल। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, कट गए सारे पेड़ गांव के, कोयल और गौरैया गायब। आप शायद जानते, गौरैया चिड़िया होती है, पेड़ कट जाता तो बेचारी कहाँ बैठेंगे। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, कट गए सारे पेड़ गांव के, कोयल और गौरैया गायब,
कच्चे घर अब पक्के बन गए, कच्चे घर अब पक्के बन गए, सावन कच्चे घर अब पक्के बन गए, हर घर की अंगनैया गायब। अंगना होता ना, हर घर की अंगनैया गायब, और सोहर कजरी फगुआ भूले बिरहा नाच नचैया गायब। सोहर कजरी फगुआ भूले बिरहा नाच नचैया गायब, और सुबह उठते ही चाय की चुस्की चना चबैना लैया गायब। पहले चना से होता था नाश्ता, अब हर कोई चाय पीता। सुबह उठते ही चाय की चुस्की चना चबैना लैया गायब, और नोट निकलते एटीएम से पैसा आना पहिया गायब। नोट निकलते एटीएम से पैसा आना पहिया गायब, और दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब, और देख रही है रास्ता भाभी, शहर गए थे भैया गायब। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग आते हैं बम्बई कमाने, सेक्रेटरी से शादी कर लेते हैं, वहां उनकी शरीके हयात आएंगे, अगली ट्रेन से आएंगे आएंगे, वो बेचारी देखती रहती है। ये मुद्दा है। जी जी। तो अब हम शो को ज्यादा आगे लेके चले, आपके पास टाइम की भी कमी है। हाँ जी जी जी, आपका भी एक क्वेश्चन ऑडियंस से। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग पूछ सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बताइए उस बारे में हमें। अभी सर मैं एक ऐसा तो वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ भी एक, अभी तो लाइनअप है, बोल नहीं सकते। वैसे में एक बहुत ही उत्तेजक कॉन्सेप्ट मेरे पास आया है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट करके है, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से वो 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, राइटिंग वगैरह हो चुकी है। अब बहुत जल्दी वो लोग मुहूर्त करेंगे, फोटो शूट करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर होगा। अभी रिवील नहीं हो रहा है नेम, लेकिन आई थिंक वो बिहार की स्टोरी है, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर थी, उसी टाइप का कुछ पैटर्न है इनका। लेकिन बहुत बेहतरीन है, मैं सुना हूँ कहानी, और मजा आएगा करके। तो दुआ कीजिए कि जल्दी ये पूरा हो सपना। बाकी चलते। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल ऑडियंस में से किसी को और कुछ पूछना है जाकिर खान साहब से? पूछना यही था कि वो फिल्म उसमें आप कौन सा रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस फिल्म में? अब जैसा कि मैं बदसूरत आदमी हूँ, आई एम नॉट गुड लुकिंग, तो उसी हिसाब से किसी कमीने कुत्ते का रोल मिलता है। तो मैं तो हीरो बनना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने अच्छा एक चीज बताया नहीं, आप इतनी खूबसूरत है, मैंने रोमांटिक शायरी नहीं बोली। मैंने यार बहुत नाइंसाफी होगी, एक लाइन याद आ गई बहुत प्यारी, मैं लखनऊ में बोला था कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके। ये मेरी अपनी पसंद की लाइन है दोस्तों, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपने संजीदा शायरी सुनी, मजाहिया सुनी, तो थोड़ी सी रोमांटिक भी होनी चाहिए, क्योंकि रोमांस नहीं तो लाइफ में मजा नहीं है। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। इसीलिए बर्बादी का भाई गेटअप है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। और कोई क्वेश्चन हो बोलिए। नहीं, पब्लिक की भी सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, हमने आपका काफी वक्त लिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तहे दिल से मैं आभारी हूँ। मैं तो ये लाइन से बोल के अपना यहाँ से विदा लूंगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो ले लीजिए। तो आखिरी लाइन मैंने सोच भी लिया है कि आपका जो ये है इम्पल्सिव, सोचता हूँ कि इम्पल्सिव से साथ में क्या ले जाऊं, सोचता हूँ कि इम्पल्सिव से साथ में क्या ले जाऊं, दोबारा आपसे मुलाकात की दुआ ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पूरी टीम की, क्रिस भाई की, आसिफ भाई की, अनिल भाई की, और स्पेशल आपकी कि आपने मुझे झेला। मुझ जैसे शैतान को झेलने वाला वो देवी हो सकती है और कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच।